understanding of AWS Cloud. So we are in the learning objective कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं आज के हमारे क्लासेस में. तो ओके पहले हम लोग देखेंगे AWS या AWS ओवरव्यू. इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है. फिर उसके बाद हम अच्छा लोग कवर करेंगे क्लाउड सर्विस मॉडल, टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ AWS. उसमें हम लोग देखेंगे रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स, AWS लोकल जोन, AWS wavelength, AWS outpost, and AWS services. Let's ओके start with cloud computing. तो फ्रेंड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है. क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर, विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर. द टर्म इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब डेटा सेंटर्स अवेलेबल टू मेनी यूजर ओवर द इंटरनेट. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यही एक मेन मकसद है कि कोई भी यूज़र है उसको कुछ भी कंप्यूटर रिलेटेड टास्क करना है, कुछ भी स्टोरेज अगर यूज़ करना है, तो उसको वो सर्विसेज ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड की जाए. तो ये कंसेप्ट था क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो बहुत पहले डिस्कस किया गया था. और उसके बाद में डिफरेंट जो वेंडर्स हैं उन लोगों ने इस पे काम किया और उन लोगों ने अपना एक खुद का डेटा सेंटर्स बनाया. और वो डेटा सेंटर से उन लोगों ने डिफरेंट जो सर्विसेज है, जो रिसोर्सेज है लाइक कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वो सारे सॉल्यूशंस उन लोगों ने रेडी किए. और वो जो भी रिसोर्सेज उन लोगों ने बनाया वो उन लोगों ने रेंट किया, वो इंटरनेट पे अवेलेबल किया, ताकि जो भी यूजर्स है उनको रेंट पे यूज़ कर सके. तो ये इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन फंडा था. तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो भी यूजर्स रहेंगे वो इंटरनेट के थ्रू उस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे. और जो भी रेंट रहेगा, जो भी पेमेंट रहेगा, उससे रिलेटेड जो यूज़ वो लोग कर रहे हैं वो उनको पे करना पड़ेगा. तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन मकसद था. तो अभी जो हम लोग क्लाउड टर्म बोलते हैं उसका मतलब यही है कि जो भी रिसोर्सेज है वो किसी लोकेशन पे है, कोई डेटा सेंटर वहाँ पे है, और आप उसको इंटरनेट से कहीं से भी यूज़ कर सकते हो. तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है. उसके बाद क्लाउड सर्विस के मॉडल्स होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो ये तीन तरह के क्लाउड सर्विसेज है जो मार्केट में इसको डिवाइड किया गया है. तो जैसे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है यूज़ करने के लिए. तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल जैसे कि ड्रॉप बॉक्स आप यूज़ करते हो, आप उसमें डेटा स्टोर करते हो, इज एप्लीकेशन. बाकी आप कुछ नहीं करते हो, आप आपका अकाउंट वहाँ बनाते हो, आप आपका डेटा रखते हो, और जहाँ भी पीसी दूसरे पीसी में या फिर आपके फ़ोन में आपको वो डेटा यूज़ करना है तो वो डेटा आप लोग यूज़ कर सकते हो. उसके आगे आप बाकी कुछ भी मैनेज नहीं करते. उसी तरीके से जैसे गो टू मीटिंग एक है और सिस्को का वेबएक्स है. तो ये जितने भी एप्लीकेशंस है ये आप सिर्फ यूज़ करते हैं और ये सब क्लाउड में होस्टेड है. उसके बाद जो सेकंड चीज़ है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है क्लाउड में, और वो प्लेटफॉर्म पे आप आपका एक एप्लीकेशन उस पर होस्ट करते हो, आप उस पर आपका डेटा रखते हो और आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो. तो उसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं AWS इलास्टिक बीनस्टॉक. तो ये AWS का एक ऐसा सर्विस है जो रेडीमेड सर्विस है. उसको आप सर्विस को इनेबल करो और उसमें आपका वेबसाइट होस्ट करो और आपका वेब सर्वर रेडी हो जाएगा. यू नो नीड टू क्रिएट एक सेपरेट वर्चुअल मशीन, फिर उसके बाद में सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, फिर सारे कोड रखो, वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है. उसका कंप्यूट पावर देखो, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है. आप AWS इलास्टिक बीनस्टॉक का सर्विस आप इनेबल करिए और वहाँ पे आपके जितने भी वेब रिलेटेड कोड्स है वो वहाँ पे रखिए. आपको बाकी चीज़ों से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका वेब सर्वर रेडी हो जाएगा. वैसे ही गूगल ऐप से रिलेटेड बहुत सारे इंजिन्स जो आप यूज़ करते हो आपके एप्लीकेशन पे, वो सारा कुछ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आता है. उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपका जैसे कि AWS सर्विसेज जितनी भी है, जैसे EC2, S3, आजूर क्लाउड के बहुत सारे सर्विसेज है, गूगल क्लाउड की बहुत सारी सर्विसेज है, जो कि प्लेटफॉर्म एज अ 1 मिनट गाइस, जो कि
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, आप उसमें ओएस डालिए, आपको एक मशीन दी जाती है, आप उसमें आपका ओएस डालिए, उसमें आप आपका एप्लीकेशन डालिए, आपका डेटा, आपका सब कुछ उसमें डाल करके आप उनके रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये तीन तरह के क्लाउड सर्विस, तीन तरह के मॉडल है क्लाउड सर्विसेज के। इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो अगर डिटेल में हम लोग देखें तो पहले जो हमारा ऑन प्रीमाइसेस होता था उसमें क्या होता था, हमारा ही नेटवर्किंग, हमारा ही स्टोरेज, हमारा सर्वर, हमारा वर्चुअलाइजेशन, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर अगर कुछ है, जो भी रन टाइम एनवायरनमेंट, डेटा एंड एप्लीकेशन सब कुछ हमारा होता था। लेकिन अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें तो उसमें नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर एंड वर्चुअलाइजेशन ये थर्ड पार्टी वेंडर का रहेगा, और उसके ऊपर में हम लोग हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारा मिडलवेयर, हमारा रन टाइम, हमारा डेटा एंड हमारा एप्लीकेशन, इतनी चीज़ें हमारी रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में सिर्फ एप्लीकेशन और सिर्फ डेटा, जो भी एप्लीकेशन में होस्ट कर रहा हूँ वो मेरा एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के बैकएंड में चलने वाला जो भी डेटाबेस रेडी होगा वो डेटाबेस ही सिर्फ मेरा होगा, बाकी जो भी चीज़ें होगी ये थर्ड पार्टी वेंडर की होगी। वैसे ही सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सब कुछ वेंडर का होगा, सिर्फ आप उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का O365, ये साज सर्विस है जो कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ऑनलाइन, वो सारा कुछ आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के थ्रू यूज कर सकते हैं। उसके बाद में टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स, तो चार तरह के डिप्लॉयमेंट्स आप कर सकते हैं। एक तो आप प्राइवेट क्लाउड बनाइए, आप खुद के ऑर्गेनाइजेशन में एक खुद का क्लाउड बनाइए। तो इसमें क्या होता है, आपको उसके लिए डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होल डेडिकेटेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क आपका रहेगा। तो ये जो सर्विसेज है, जो खुद का प्राइवेट क्लाउड आप बना रहे हैं, खुद के कंपनी के लिए क्लाउड आप बना रहे हैं, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंपनी इसको सपोर्ट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट करते हैं, उसमें आता है एक रैक स्पेस प्राइवेट क्लाउड जो कि पावर्ड बाय ओपन स्टैक है। तो ओपन स्टैक एक यू कैन से ओपन सोर्स एनवायरनमेंट है जो रैक स्पेस कंपनी प्रोवाइड करती है, और वो अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो आप आपका खुद का एक प्राइवेट डेटा सेंटर बना सकते हैं जिसमें आपकी ही सारी चीज़ें चलेगी। वैसे ही रेड हैट क्लाउड है, VMware प्रोवाइड करता है, सिट्रिक्स एंड प्रॉक्समॉस, और बहुत सारे वेंडर प्राइवेट क्लाउड बनाने के लिए मदद करते हैं। तो अगर हम लोग AWS और Azure और माइक्रोसॉफ्ट की गूगल क्लाउड की बात करें तो AWS के लिए उसका जो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद के लिए प्राइवेट क्लाउड रहेगा, और अगर वो किसी दूसरे को रेंट करता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूसरे के लिए उसका जो क्लाउड एनवायरनमेंट है, उसका जो प्राइवेट एनवायरनमेंट है, वो उस थर्ड पार्टी के लिए वो पब्लिक क्लाउड हो जाएगा। तो पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या है, और पब्लिक क्लाउड इज अ सर्विस रन बाय एक्सटर्नल वेंडर दैट मे इंक्लूड सर्वर्स इन वन और मल्टीपल डेटा सेंटर। पब्लिक क्लाउड्स आर शेयर्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड में जो थर्ड पार्टी वेंडर होता है, उसका डेटा सेंटर्स होता है, वो आप यूज़ कर रहे हो, उसकी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो, और उसकी जो भी सर्विसेज है मल्टीपल वेंडर, वो मल्टीपल जो यूज़र्स है वो उसकी सेम सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो पब्लिक क्लाउड का यही मीनिंग है कि कोई एक सर्वर होगा जो सारे लोग उस सर्वर को शेयर कर रहे होंगे। Using virtual machine, individual server may be shared by different companies, a situation that is called multi-tenancy। इसको बोलते हैं मल्टी टेनेंसी, मतलब एक ही चीज को मल्टीपल लोग वही यूज कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ मल्टीपल टेनेंट and renting server space within the same server, because multiple users are tenanting their एप्लीकेशंस। तो इसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड कौन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि AWS हो गया, गूगल क्लाउड है, Azure है, Oracle है, IBM है, क्लाउडफ्लेयर है और डिजिटल ओशियन। तो ये सारी कंपनियां हमें पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड करती है और ये हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसे ही हाइब्रिड क्लाउड की अगर बात, hybrid cloud deployment combine public and private cloud. So suppose your organization is planning to deploy
कमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू द क्लाउड, तो आपके जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो हाइब्रिड रहेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव योर प्राइवेट डेटा सेंटर, आपका जो ऑलरेडी चल रहा है एनवायरनमेंट है वो आपके सर्वर्स और आपका जो भी नेटवर्किंग है वो ऑलरेडी आपके कंपनी में है, बट आप क्लाउड में भी कुछ होस्ट करके रखा है, क्लाउड में भी आपने कुछ सर्विसेज होस्ट कर रखी है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट को बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। जैसे कि आपका डेटाबेस आपने आपके कंपनी में रखा हुआ है और आपका जो कंप्यूट पावर है जैसे कि EC2 इंस्टेंसेस और वर्चुअल मशीन्स जो भी है आपने क्लाउड में रखी है, तो आपकी जो क्लाउड मशीन्स है वो आपके प्राइवेट डेटा सेंटर को यूज़ करती है और पब्लिक या जो यूजर्स हैं उनको वो डेटा एक्सेस होता है थ्रू दैट EC2 इंस्टेंस विच इज़ ऑन पब्लिक क्लाउड। तो इस तरीके के जो मॉडल्स है, इस तरह के जो डिप्लॉयमेंट्स है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। उसके बाद में मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट भी होता है। जैसे कि आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी दो तरह के पब्लिक क्लाउड यूज़ कर रही है तो उसको बोलेंगे मल्टी क्लाउड। जैसे कि मेरे कंपनी में एजूर भी यूज़ करते हैं, मेरे कंपनी में AWS भी यूज़ करते हैं, मेरे कंपनी में गूगल क्लाउड भी यूज़ कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं अमेजोन वेब सर्विस, AWS। तो AWS क्या है? Amazon Web Service is a subsidiary of Amazon that provides on-demand cloud computing platform and APIs to the individual companies and government on the metered pay-as-you-go basis। तो आप इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना एनवायरनमेंट, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है और ये इंडिविजुअल या फिर कंपनी या फिर गवर्नमेंट फर्म्स के लिए वो अवेलेबल किया है और आप जितना यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना होगा। तो अगर हम लोग AWS जो सर्विस हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर AWS है, तो इसका अगर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि ये किस तरीके से इन्होंने सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड की है, तो अगर उसकी बात करें तो इसमें आता है पहले रीजन्स। तो इन लोगों ने डिफरेंट रीजन्स सेलेक्ट किए हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और उस रीजन जैसे कि कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, तो इस तरीके से इन लोगों ने कंट्रीज सेलेक्ट की हुई है। उस कंट्रीज में जहाँ पे भी इन लोगों ने पॉइंट सेलेक्ट किया या फिर जो भी लोकेशन इन लोगों ने एक्जैक्ट सेलेक्ट किया है उस कंट्री में, दैट इज कॉल्ड रीजन। ठीक है, उस रीजन के अंदर में इन लोगों ने नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स बनाया जिसको हम बोल सकते हैं एजीज, हम उसको एजीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से AWS ने इस तरीके से रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स के हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। तो अगर हम लोग रीजन्स अगर देखना चाहे कि कौन कौन से रीजन्स में AWS ने अपनी डेटा सेंटर या अपने जो भी होस्टिंग की हुई है, तो वो देखने के लिए ये लिंक में जाता हूँ मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये वर्ल्ड मैप है जिसमें AWS के रीजन्स शो किए गए हैं। जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में एक रीजन है इनका मुंबई। तो मुंबई में इनके AWS मुंबई में है और इसकी अवेलेबिलिटी जोन्स कितनी है? 3। तो ये 3 डेटा सेंटर मुंबई रीजन में रहेंगे। तो मुंबई रीजन में 3 डेटा सेंटर है और इन डेटा सेंटर्स के बीच में नियर अबाउट 500 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और ये एक दूसरे से बहुत अच्छे हाई फाइबर कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। रिडंडेंट पावर सप्लाई होता है और काफ़ी कुछ इसमें जो फैसिलिटीज़ होती है वो ये जो एजीज रहती है उसके अंदर में रहती है। हम लोग अवेलेबिलिटी जोन्स को हम लोग एजी बोलेंगे, हम लोग एजी रेफर करेंगे। तो वैसे ही अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट कंट्रीज में इनके जो रीजन्स है वो बनाए हुए। तो ये वाला जो रीजन दिख रहा है जो ऑरेंज कलर में, दे आर कमिंग सून। तो 3 रीजन जो है ये अभी और आने वाले हैं, जैसे जकार्ता एक आएगा और ये ओसाका आएगा। तो ये आने वाले रीजन्स है मार्केट में। ठीक है, वैसे ही ऐसे टोटल 27 अगर ये आने वाले जो रीजन्स है जो अभी नए ऐड होंगे। और इसमें जो US में अगर हम लोग देखें तो US में
आपको ये दिखाई देगा AWS गवर्नमेंट क्लाउड। तो ये वाला जो क्लाउड का रीजन है, AWS ने जो बनाया है, ये वाला जो AWS क्लाउड का रीजन है, ये इन लोगों ने गवर्नमेंट, जो यूएस गवर्नमेंट है, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड बनाया हुआ है। तो ऐसे दो AWS के रीजन्स है जो वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जो फैसिलिटीज और डेटा रिलेटेड थिंग्स है वो इन रीजन्स में स्टोर्ड है। तो इनको अगर निकाल दे और ये तीन जो कमिंग सून है इनको निकाल दे तो कुछ 22-24 रीजन्स AWS के है। और हर रीजन्स में पहले तो दो अवेलेबिलिटी जोन, दो एजीज होते थे, बट अभी उसने तीन तीन एजीज कर दिया है हर रीजन पे। तो कहीं पे दो दिखेंगे आपको, बट सारी जगह पे लगभग तीन एजीज उन लोगों ने कर दिया है। बट यहाँ पे आप जाओगे नॉर्थ वर्जीनिया में तो यहाँ पे आपको 6 एजीज दिखेंगे। तो लगभग सभी जगह तीन करते थे, बट डे बाय डे AWS में नई नई सर्विसेज ऐड होते रहती है। बहुत बहुत सारी सर्विसेज है AWS में, और नियर अबाउट बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अभी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है। नई नई सर्विसेज आती रहती है। तो रीजन्स क्या होता है, तो AWS हैज़ द कंसेप्ट ऑफ रीजन which is a physical location around the world where we cluster data center। ठीक है, तो डेटा सेंटर को क्लस्टर करके रखा गया है। वी कॉल ईच ग्रुप ऑफ लॉजिकल डेटा सेंटर एंड एजीज। ठीक है, तो उसके अंदर जो लॉजिकल डेटा सेंटर होंगे रीजन के अंदर में, दैट इज कॉल्ड एजीज। तो ईच AWS रीजन कंसिस्ट ऑफ मल्टी विद इन अ जियोग्राफिक एरिया। ठीक है, तो रीजन के अंदर में एजीज आते हैं। अभी व्हाट इज एजीज? सो एन एजीज इज वन और मोर डिस्क्रीट डेटा सेंटर with redundant power, networking and connectivity. Redundant means extra power, extra networking and extra kind of, जरूरत से ज़्यादा networking, जरूरत से ज़्यादा connectivity in AWS regions। ठीक है, तो और AZs give customer the ability to operate production applications and databases that are more highly available। तो बहुत ज़्यादा ये मल्टी एजिस का जो फंडा है ये क्या करता है, जो कस्टमर है, यूज करने वाले कस्टमर, उनको हाई अवेलेबल करवा के देता है। मतलब है तो वो रिप्लिकेट होके तीन एजिस में चला जाएगा। तो अगर मेरा एक डेटा सेंटर पूरा खाक हो जाता है, जल जाता है, तो भी जो मेरा कस्टमर होगा उसको सेकेंड और थर्ड एजिस से डेटा मिलता रहेगा। तो इस तरीके से ये जो फंडा है मल्टी एजिस का, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि हाई अवेलेबल रहे सर्विसेज। फॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब कि अगर कोई एक पार्ट या फिर कोई एक एंटिटी उस डेटा सेंटर की बंद हो जाती है तो भी वो डेटा सेंटर फुल्ली ऑपरेटेड रहेगा। इस तरीके से डेटा सेंटर डिजाइन किया होगा। एंड स्केलेबल, देन दैट वुड बी पॉसिबल फॉर अ सिंगल डेटा सेंटर। स्केलेबल मीन्स जब भी आपको चाहिए तब भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो एनी टाइम फुलफिल हो जाएगी। जैसे कि आपको स्टोरेज चाहिए ज़्यादा, तो एनी टाइम यू कैन स्केल द स्टोरेज। मतलब एनी टाइम आपका जो साइज ऑफ स्टोरेज है वो आप कभी भी बढ़ा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और जितना आप स्टोरेज बढ़ाएंगे उतना ही आपको पे करना होगा AWS को। तो ऑल एजिस interconnected with high bandwidth, low latency networking। high bandwidth मतलब मैक्सिमम काइंड ऑफ मैक्सिमम डेटा हम लोगों को मिलता है। तो वो बिल्कुल कम रहेगा, टाइम बिल ओवर फुल्ली रिडेंडेंट, जरूरत से ज्यादा नेटवर्किंग की हुई है। तो डेडिकेटेड मेट्रो फाइबर एक डेडिकेटेड आपको मिलता है। मतलब कम समय में ज्यादा डेटा प्रोवाइड किया जाता है।
low latency networking between AZs, all traffic between AZs are encrypted. तो जितना डेटा एक एजिस से दूसरे एजिस के बीच में ट्रैवल होगा वो पूरा एनक्रिप्टेड रहेगा, सो देयर इज नो चांस ऑफ डेटा ब्रीच। एक पर्टिकुलर कंट्री है जहां पर आपका जो यूजर बेस है वो ज्यादा है, तो आप चाहते हो कि मेरा वो जो रीजन है जो जहाँ पे मेरे यूजर्स ज्यादा है उन लोगों को हाई लेटेंसी मिलनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एक आपका AWS लोकल जोन उस रीजन में बना सकते हो और वहाँ पे उस सर्विस को डिप्लॉय और उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो, सो दैट कि आपका जो यूजर बेस रहेगा वो उसको हाई लेटेंसी मिलेगा, मीन्स लो लेटेंसी और हाई इंटरनेट नेटवर्किंग उसको मिलेगा, जिसके वजह से वो यूजर्स अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। अब वो कैसे होते हैं, लेट मी शो यू। बिकॉज बिकॉज यस, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आपने अलाउड किया है क्या स्क्रीन शेयरिंग? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, ब्लैंक स्क्रीन ही ना आ रहा। गाइस आज इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है हमारे यहाँ पे। मुझे दिख रहा था आपका स्क्रीन, AWS हाँ हाँ लोकल जोन वाला। ओके, अभी मैंने AWS पोर्टल पे लॉग इन किया है। ये तो दिख रहा है। दिख रहा है, हम दिख रहा है अभी। दिख रहा है ना, AWS पोर्टल पे मैं लॉग इन हूँ, दिख रहा है ना? ओके ठीक है। हाँ तो लेट मी शो द रीजन्स। तो यहाँ पे आप जाओगे, सेकंड वाला जो टैब दिख रहा है यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स दिखाई देंगे, तो आप देख सकते हो ये जितने भी नाम दिख रहे हैं ये अवेलेबल रीजन्स है, जैसे यूएस ईस्ट, ये जो नॉर्थ वर्जीनिया है ये रीजन है, ओहायो, कैलिफोर्निया, ओरेगन, केप टाउन, ये जितने भी मुंबई, तो ये सारे जो हमारे रीजन्स है। और इसके अंदर में एजिस कैसे दिखते हैं, तो वो आप VPC सर्विस के अंदर अब जाओगे, तो VPC सर्विस के अंदर अभी अभी मैं कौन से रीजन में हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मुंबई वाले रीजन में हूँ। मुंबई वाले रीजन में अगर आप सबनेट में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट हर एक रीजन के लिए एक सबनेट बना होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो एजीज का नाम है वो इस तरीके से नाम होता है उसका, AP साउथ 1B 1A 1C, तो ये 3 AZ है एक रीजन के अंदर में। तो ऐसे ही अलग अलग रीजन में आप जाओगे, जैसे अब मैं नॉर्थ वर्जीनिया में जाता हूँ तो यहाँ पे हमने देखे थे 6 रीजन थे, सॉरी 6 अवेलेबिलिटी जोन्स थे, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे 4 है, 4 है, सॉरी 4 होंगे, और कौन से रीजन में 6 थे, कुछ ओहायो या फिर ओरेगन में हम लोगों ने देखे थे जहाँ पे 6 अवेलेबिलिटी जोन थे। तो नॉर्थ वर्जीनिया में 4 एजीज है, तो उनके नाम कैसे रहेंगे, US ईस्ट 1A, US ईस्ट 1B, US ईस्ट 1C एंड US ईस्ट 1D, तो इस तरीके से ये एजी रहेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे लोकल जोन्स की, तो लोकल जोन्स देखने के लिए आप ओपन करोगे तो गेट स्टार्टेड विद AWS लोकल जोन आप क्लिक करते हो, तो बाय डिफॉल्ट लोकल जोन जो होता है वो डिसेबल होता है, आपको उसे इनेबल करना पड़ता है। तो अभी मैं कौन से रीजन में हूँ, मैं ओरेगन रीजन में हूँ, और ओरेगन में ये मेरे 4 एजीज है, और ये देखो ये 5वां जो एजीज है ये एजी क्या है, लोकल ग्रुप, लोकल जोन ग्रुप का एजी है, जो कि यहाँ पे डिसेबल है। तो आप जब इसको इनेबल करोगे तो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए आपके जो यूजर्स है जिनको हाई अवेलेबिलिटीज करवाना है, बेटर नेटवर्किंग देनी है, तो आप ऐसे बना सकते हो। उसके बाद में ये नई सर्विस अभी ऐड हुई है AWS में, पहले ये नहीं थी, पहले रीजन्स एंड एजी हुआ करते थे, अब ये लोकल जोन्स आया है, और एक और सर्विस ऐड हुई है दैट इज कॉल्ड AWS वेवलेंथ। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं AWS इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसलिए ये सारी चीजें कवर होना जरूरी है। तो AWS जो वेवलेंथ है ये क्या होता है, इट इनेबल्स डेवलपर टू बिल्ड एप्लीकेशन दैट डिलीवर सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसीज, मतलब हाई क्या बोलते हैं उसको, लो लेटेंसी एंड हाई नेटवर्किंग टू मोबाइल डिवाइसेस एंड एंड यूजर, जो भी एंड यूजर्स रहेंगे उनको बहुत अच्छी नेटवर्किंग देने के लिए AWS Wavelength एक सर्विस है। AWS developer can deploy their applications to Wavelength zone, ये zone है, and AWS infrastructure deployment
that embed AWS compute and storage service within the telecommunications provider data center at the edge of 5G network and seamlessly access the breadth of AWS service in the region। तो क्या होगा इसमें, जब आपने डिसाइड किया है कि मुझे AWS वेवलेन सर्विस यूज करनी है, ये वाला जोन यूज करना है, तो AWS क्या है, दिस सर्विसेज आर फुल्ली मैनेज्ड। फुल्ली मैनेज्ड का मतलब है कि इनका जो भी बैकग्राउंड होगा वो AWS मैनेज करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट ये सर्विस यूज करनी है। AWS बैकग्राउंड में वेवलेन के लिए क्या करेगा, वो जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है जैसे जियो हो गया या फिर कोई भी AT&T हो गया, उसके साथ में उन लोगों का कोऑर्डिनेशन रहेगा और वो उनके डेटा सेंटर में आपकी सर्विस रखेंगे जिसकी स्पीड होगी 5G नेटवर्क की तरह, और उस स्पीड के साथ में वो आपकी एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो ये वेवलेंथ एक नई सर्विस AWS ने रखी है मार्केट में जो आप यूज कर सकते हैं। वैसे AWS आउटपोस्ट एक नया कंसेप्ट AWS ने ऐड किया है। अब सपोज आप चाहते हो कि मेरा AWS में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुझे AWS में नहीं रखना है, AWS में रखना है बट जो उसके डिवाइसेस होंगे वो मेरे डेटा सेंटर में होंगे, तो ये भी रिक्वायरमेंट AWS फुलफिल करता है विद द हेल्प ऑफ AWS आउटपोस्ट। तो इसमें क्या करता है AWS, आपको एक रैक दे देता है, वो आपके डेटा सेंटर में इंस्टॉल करते हैं, वो लोग कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उनका उस रैक का जो नेटवर्किंग है वो आपके जो प्राइवेट नेटवर्क में जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्टिविटी कर देते हैं और फिर वो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आउटपोस्ट कैसे दिखता है वो दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं AWS आउटपोर्ट्स एक ये रैक होता है जो आपके डेटा सेंटर में इंस्टॉल किया जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो फुल्ली मैनेज्ड सर्विस विच इज मैनेज्ड बाय AWS। उसके बाद हम लोग जाते हैं सर्विसेज। अभी AWS प्रोवाइडिंग वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज, इट ऑफर्स ब्रॉड सेट ऑफ ग्लोबल क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कंप्यूट में आ गया आपका VMs, जितने भी वर्चुअल मशीन्स है, स्टोरेज, हर तरह के स्टोरेज AWS प्रोवाइड कर रहा है, डेटाबेसेस, SQL, non-SQL database, every kind of database is provided by AWS services and that all are called as services। ये जितनी भी facilities है, compute, storage, database, analytics, networking, these all called as a service inside the AWS, तो हम इसको बोलेंगे service। तो अगर आपने EC2 instance बनाया है that, तो you are using the service EC2 with the AWS। तो वैसे ही मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल डेवलपर टूल, IoT, सिक्योरिटी, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस एंड मच मोर। तो इतनी सर्विसेज AWS प्रोवाइड कर रहा है और हर दिन नई नई सर्विसेज वो ऐड करता जा रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये जो सर्विसेज है इनके कुछ स्कोप्स होते हैं, जैसे कि कुछ सर्विसेज ग्लोबली रन होती है, कुछ सर्विसेज सिर्फ रीजन तक स्पेसिफिक होती है और कुछ सर्विस सिर्फ एजिस के अंदर में चलती है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो AWS IAM जो एक सर्विस है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, तो ये वाली जो सर्विस है AWS की, ये ग्लोबल सर्विस है, ठीक है। इसके लिए आपको किसी रीजन में जाके या फिर किसी अवेलेबिलिटी जोन में जाकर आपको ये सर्विस नहीं बनानी है या क्रिएट करनी है या यूज करनी है। तो ये वाली सर्विस है, ये ग्लोबल अवेलेबल होती है। एक बार आपने कोई यूजर बना दिया तो वो ग्लोबल हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जो सर्विस है इसके थ्रू आप यूजर्स, ग्रुप एंड रोल्स, पॉलिसी, ये सब बनाते हो आप, और जब आप उसको बनाते हो तो जो भी यूजर्स रहेंगे वो ग्लोबल यूजर रहेंगे, वो किसी रीजन में नहीं रहेंगे। सिर्फ एक रीजन में वो यूजर आप नहीं बनाओगे, तो वो जो यूजर आप बनाओगे वो सारे रीजन्स के लिए सिंगल यूजर रहेगा, तो वो बोलेंगे उसको ग्लोबल काइंड ऑफ सर्विस। तो वैसे ही क्लाउड फ्रंट एक सर्विस है, जो क्लाउड फ्रंट आपको वेब सर्विसेज आपको लॉन्च करनी है तो क्लाउड फ्रंट उसके लिए हेल्प करता है। राउट 53 एक सर्विस है, जैसे DNS मैनेजमेंट, जो DNS हम लोग बोलते हैं वो मैनेजिंग बाय राउट 53 सर्विस, उसको मैनेज। तो इसका नाम देखो, राउट 53 लिखा हुआ है, तो 53 इज अ पोर्ट नंबर विच इज यूजिंग बाय DNS सर्विस। तो वही उसके नाम से, उस पोर्ट के नाम से उन लोगों ने राउट 53 उसका नाम रखा है। उसके बाद में रीजनल अगर सर्विस हम लोग देखें तो जैसे DynamoDB हो गया, S3 है हमारा, S3 मतलब ये डेटाबेस
काइंड ऑफ स्टोरेज है जो हम लोग आगे देखेंगे. ELB है, इलास्टिक लोड बैलेंसर, और वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये जो सर्विसेज है, these are the regional, these are the examples and there are many more in the regional services. तो ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ. उसके बाद में एजीज की अगर हम लोग बात करें, जो एजीज में चलते हैं, जैसे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो सिर्फ EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड होती है, या फिर EC2 इंस्टेंस की हम लोग बात करें तो वो एक अवेलेबिलिटी जोन में ही चलता है. उसके बाद जो सबनेट्स होते हैं वो एक अवेलेबिलिटी जोन में, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि जैसे 3 एजीज है तो हर एजीज के लिए एक सबनेट बाय डिफॉल्ट AWS ने बना रखा है वहाँ पे. ठीक है, तो आप एक सबनेट एक एजी में बना सकते हो, या फिर मल्टीपल सबनेट आप एक एजी में बना सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट एक सबनेट होता है और वो रीजन एजी स्पेसिफिक होता है. ओके, so let me show the different services available in AWS our account. तो मैं अगर मेरे इस अकाउंट में जाता हूँ, ये मेरा कंसोल है, कंसोल में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूट रिलेटेड कितनी सर्विसेज AWS प्रोवाइड कर रहा है. जैसे EC2 हो गया, लाइट सेल एक सर्विस है जहाँ पे आपको, यहाँ पे तो आपको EC2 इंस्टेंस जब आप बनाओगे तो EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए आपको उसका कंप्यूट पावर कितना है, उसमें रैम कितनी है, स्टोरेज डिवाइस कितना लगाना है, ये सब डिसाइड करना पड़ता है. बट आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, बस आप इतना जानते हो कि मेरे को वहाँ पे वेबसाइट होस्ट करनी है AWS में. तो आप एक काम करो, आप लाइट सेल वाली सर्विस यूज करो और वहाँ पे आप ये कोड रख दो, आपका वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगा विदाउट टेकिंग केयर ऑफ कंप्यूट पावर एंड स्टोरेज एंड ऑल. आपका वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगा. वैसे लैम्डा एक सर्विस है, बैच है, इलास्टिक बीन स्टॉक जो हम लोग बोल रहे थे, बात की थी हमने लास्ट टाइम, इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो ये इलास्टिक बीन है, ये PaaS में आती है. वैसे सर्वरलेस एप्लीकेशन रिपोजिटरी आप बना सकते हो. AWS आउटपोस्ट यहाँ पे आता है, ये कंप्यूट में ही आता है. EC2 इमेज बिल्डर, आपको इमेज किसी OS की बनानी. तो ऐसे नंबर ऑफ सर्विसेज है, मैं एक एक अगर एक्सप्लेन करूँगा अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भी तो 1 घंटा लग जाएगा. तो ये डिफरेंट सर्विसेज है यहाँ पे AWS में, जिसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं. तो पहला जो हमारा सर्विस हम लोग जो स्टार्ट हम लोग करेंगे, वी विल स्टार्ट विद ग्लोबल सर्विस, देन हम लोग जाएंगे रीजनल सर्विसेज में, और फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे हमारे एजीज वाली जो सर्विसेज है वो सीखेंगे. बिकॉज अगर ग्लोबल सर्विस आप बनाओगे तो ही आप जाके आगे की सर्विसेज यूज कर पाओगे. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ग्लोबल टू region specific, regional, global region and AZ specific हम लोग सर्विसेज के बारे में बात करेंगे. तो आज के लिए हम लोग हमारा जो लर्निंग ऑफ AWS क्लाउड है वो यहाँ पे स्टॉप करते हैं. एंड नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा दैट विल बी ऑन अगेन नेक्स्ट संडे, सेम टाइम 1 to 2. एंड जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा नेक्स्ट संडे के लिए, हम लोग सीखेंगे सिक्योरिटी इन AWS. तो कोई अगर सर्विस है और उसमें आपको काम करना है तो यू विल रिक्वायर्ड यूजर ना, वो यूजर से ही आप उसमें काम कर पाओगे. तो दिस इज प्रोवाइड सिक्योरिटी. आप जब तक यूजर नहीं बनाओगे, उसको स्पेसिफिक रोल या परमिशन नहीं दोगे, तब तक वो यूजर उस सर्विस को यूज नहीं कर पाएगा. तो वी विल स्टार्ट विद द सिक्योरिटी इन AWS. वी विल लर्न हाउ टू व्हाट इज IAM. वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट यूजर ग्रुप, क्रिएटिंग एक्सेस की फॉर द यूजर एंड ग्रुप फॉर द यूजर, एंड परमिशंस एंड पॉलिसीज कैसे होती, क्या होती है, वो कैसे बनती है. उसके बाद में वो पॉलिसीज को हमें अटैच करना है या ग्रुप्स के साथ में या फिर यूजर्स के साथ में. और रोल्स हम लोग सीखेंगे, व्हाट इज रोल इनसाइड द AWS. सो गाइज, फॉर टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, और नेक्स्ट संडे सेम टाइम 1 to 2 PM